students, good morning. I am Ritu Jain. This is the video for class 10th, and in this video we are discussing political science subject and first chapter of political science subject, that is power sharing. In the last video I gave you explanation of chapter power sharing, and in this video we are discussing some question answer of chapter power sharing. इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी पावर शेयरिंग चैप्टर के. अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं या आप क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं और ये जो आंसर्स हैं ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए. सो लेट्स वी टेक फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एन अकाउंट ऑफ एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम कंट्री के बारे में हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था उसमें लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था पावर शेयरिंग चैप्टर का. उसमें हमने बेल्जियम कंट्री के बारे में सारा डाटा डिस्कस किया था. क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि आपको एथनिक कंपोजिशन के बारे में बताना है बेल्जियम के. एथनिक कंपोजिशन का जो एक्चुअल हिंदी मीनिंग होता है वो होता है जातीय संरचना. जातीय संरचना मतलब ये हुआ एक तरह से कि उस बेल्जियम कंट्री में कौन से कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, क्या लैंग्वेज वो प्रेफर करते हैं. हमें ये सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना है कि जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का वो क्या है. सो इसका आंसर आप सोचिए आप क्या राइट कर सकते हैं. एक प्रॉपर आंसर आपको ये राइट करना है. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. हम लोगों ने जब बेल्जियम चैप्टर पढ़ा था, ये पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा था, जो आपने वीडियो देखा होगा एक्सप्लेनेशन का, तो उसमें हमने जो बेल्जियम कंट्री है उसका एथनिक कंपोजिशन पढ़ा था. वहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो वेरी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन है वहाँ की, क्योंकि वहाँ अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं. लैंग्वेज स्पीकिंग लोग जिस भी कंट्री में ज़्यादा होते हैं तो वहाँ का एथनिक कंपोजिशन बहुत टिपिकल हो जाता है. यहाँ पे देखिए मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं. अगर 3 पॉइंट्स अगर आपको पेपर में लिखने आते हैं तो आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया हुआ है, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन. जब हम बेल्जियम कंट्री का एथनिक कंपोजिशन राइट कर रहे हैं तो बेल्जियम कंट्री की बात की गई है कि जहाँ वहाँ जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें फ्लैमिश रीजन के लोग अलग हैं और जो कि डच लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और जो 40% लोग हैं वो अलग रीजन के हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते हैं. मतलब हम कह सकते हैं कि 60% लोग हैं वो फ्लैमिश रीजन के हैं, दे आर स्पीकिंग डच लैंग्वेज, एंड जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन के हैं और वो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का. अब बचे हुए जो लोग थोड़े बहुत बचते हैं ये आपके बेल्जियम में, इसमें से 1% लोग बस ऐसे हैं जो जर्मन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. और अगर हम इसके अपोजिशन में इसकी कैपिटल की बात करें, मतलब बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रसेल्स, तो वहाँ जस्ट अपोजिट है. 80% पीपल आर स्पीकिंग फ्रेंच एंड 20% आर डच स्पीकिंग पर्सन. ये कंडीशन है हमारे एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम की. अगर आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन बोर्ड में CBSE में 2014 में आ चुका है 3 मार्क्स के लिए, तो यहाँ मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं. आप कोई भी 3 पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं राइट करने के लिए अगर आपको एथनिक कंपोजिशन राइट करने आता है बेल्जियम का. इफ़ इन केस आपको पैराग्राफ में लिखना है आंसर, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जितना ज़्यादा पॉइंट में आंसर लिखेंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे. बट अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो यही पॉइंट्स आप पैराग्राफ में भी राइट कर सकते हैं. बट आई सजेस्ट यू दैट यू हैव टू यूज़ पॉइंट्स, मीन्स आप जितना ज़्यादा पॉइंट्स में लिखेंगे तो पर पॉइंट आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आपको मार्किंग प्रॉपर हो सकती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज़. जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, या इंडिया एक कंट्री की बात हम कर लेते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है वो कुछ हॉरिजॉन्टल वे में भी है और कुछ वर्टिकल वे में भी है. पावर शेयरिंग हम पढ़ चुके हैं कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बंटवारा हो जाता है अमॉन्ग द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, वो कहलाता है पावर शेयरिंग. पर ये 2 तरह से होता है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सोचिए इसका आंसर क्या होगा. सो स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन में बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन आए किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएट आपको राइट करना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टेबल का यूज़ करिए. जैसे यहाँ पे देखिए एक टेबल दी हुई है मैंने, इस टेबल आप कोई भी डिफरेंस आपको राइट करने आता है पेपर में तो आप टेबल के फॉर्म में ही उसको शो करिए तो बेटर रहेगा. जैसे यहाँ पे मैंने ये टेबल ड्रॉ किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर. दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम CBSE बोर्ड 2016. 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में. अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर का. Horizontal division of power is such a power
sharing arrangement in which the power is shared among different organs of the government such as legislature, executive and judiciary. जो हमारी गवर्नमेंट होती है इसमें जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है उसमें ऑर्गन्स ऑफ जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में अगर डिवीज़न होता है पावर, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर. अब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कितने होते हैं? सो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स 3 हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर का. सो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर क्या कहता है? द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. लेवल्स मतलब फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल. अगर वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में होगा और अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में होगा. आपको वर्ड क्या याद रखना है, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न में ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर में किसके बीच में होता है डिस्ट्रीब्यूशन? लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं, यूनियन लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. यूनियन लेवल को हम नेशनल लेवल भी कह सकते हैं जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर का. इन हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. हॉरिजॉन्टल में ऑर्गन्स ऑफ पावर के ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सबके पास अलग अलग, हर ऑर्गन की पास अलग अलग पावर्स होती है, मीन्स सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है. और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? इन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. ये कह सकते हैं कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें जो पावर्स क्लियरली डिफाइन की गई हैं कि अलग अलग लेवल्स के पास, मीन्स स्टेट लेवल के पास, नेशनल लेवल के पास, लोकल लेवल के पास, जो गवर्नमेंट के लेवल्स इनके पास क्या पावर है वो उसी का ही यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर का. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस in order to check the exercise of unlimited power of the government. चेक एंड बैलेंस सिस्टम चलता है, मीन्स हम अलग अलग जो हमारी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट है अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में उसको चेक और बैलेंस कर सकते हैं. पर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है? देयर इज़ नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस बिकॉज पावर्स आर क्लियरली गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ कोई चेक और बैलेंसेस वाला सिस्टम नहीं चलता है क्योंकि जो पावर्स हैं वर्टिकल डिवीज़न में वो किसने दी है? पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने. लास्ट पॉइंट देखते हैं हॉरिजॉन्टल का जो कि फोर्थ पॉइंट है. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंश्योर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी. जो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एक्सपांसन. एक्सपांसन मतलब बढ़ाना, फैलाना. एक्सपांसन ऑफ डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी को बढ़ाना है. और जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसमें क्या बोला गया? उसका क्या कॉन्सेप्ट है? उसका कॉन्सेप्ट है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. हमें डेमोक्रेसी को डीप करना है. फैलाना अलग चीज़ है और डीप करना अलग चीज़ है. हॉरिजॉन्टल में होता है एक्सपांशन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीज़न में होता है डीपिंग ऑफ द डेमोक्रेसी. अब याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है आपको? 3 मार्क्स के लिए आएगा तो आप इनमें से कोई भी 3 मार्क्स यूज़ कर सकते, 3 पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं पेपर में राइट करने के लिए. और डिफरेंशिएट किसी भी चीज़ का आता है पूरे सोशल स्टडी सब्जेक्ट में तो आप टेबल का यूज़ करिए, इट विल बी बेटर फॉर यू. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें एथनिक कंपोजिशन बताना है बेल्जियम का. अब हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे? एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका. क्या एथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका की? कंप्राइजेज वेरियस कम्युनिटीज़ एंड डाइवर्स पॉपुलेशन. जब आपने वीडियो देखा होगा एक्सप्लेनेशन का तो उसमें हमने श्रीलंका के बारे में भी डिस्कस किया था. श्रीलंका जो कंट्री है इसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं क्योंकि श्रीलंका इंडिया से लगा हुआ भी है. तो इंडियन कुछ तमिल इंडियंस भी हैं जो श्रीलंका पहुंच गए हैं और कुछ वहाँ के लोकलाइट्स भी हैं. तो इस कारण से क्या हुआ है कि श्रीलंका में भी कम्युनिटी बढ़ गई है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहने लगे हैं और जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स हो गई है. हालांकि देखा जाए ग्लोब में जब आप देखते हैं तो श्रीलंका एक बहुत छोटी कंट्री है बट वहाँ की कम्युनिटी भी काफ़ी डाइवर्स है. जैसे इसमें बताया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया हुआ है आपको. सिनाला स्पीकिंग अकाउंट्स
for 74% of the total population and enjoy a majoritism status in the country. सबसे ज़्यादा जो लोग हैं या कह सकते हैं जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, मेजॉरिटिज्म जिनका चलता है, वो है सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी। 74% पॉपुलेशन उनकी है और कहना चाहिए कि एक तरह से उनका दबदबा ज़्यादा है उस कंट्री में। द अनदर कम्युनिटी इज़ तमिल स्पीकिंग विच हैज़ 2 सब ग्रुप्स। अब इसके अलावा जो अदर कम्युनिटी बचती है वो है तमिल स्पीकिंग लोग की। अब तमिल स्पीकिंग भी 2 है वहाँ पे, एक है श्रीलंकन तमिल स्पीकर्स और एक है इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स मतलब वो हो गए जो इंडिया के पर्सन जो इंडियन तमिल्स हैं जो अब श्रीलंका रहने लगे हैं। अब यहाँ जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो 13% हैं जो कि प्रॉपर श्रीलंका के ही हैं, और जो इंडियन है वो अबाउट 5% है। मीन्स जो इंडियन ओरिजिन के थे उनके फोर फादर्स कभी श्रीलंका चले गए होंगे, तो उसके कारण वो भी वहाँ पे शिफ्ट हो गए। और इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, अबाउट 7% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ क्रिश्चियन, जिसमें दोनों आते हैं, तमिल स्पीकर्स भी आते हैं और सिन्हालाज भी आते हैं। एंड रेस्ट 1% आर मुस्लिम। मीन्स यहाँ पे जो मुस्लिम की कॉम है, जो कम्युनिटी है, वो सिर्फ कितनी है, 1%। मीन्स अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो देखने में एक इतना छोटा सा देश और वहाँ भी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा और अलग अलग कम्युनिटी के लोग, मीन्स पॉपुलेशन में कई तरह की वैरायटी देखने को मिलेगी। 74% लोग ऐसे हैं जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, उसमें कुछ उसके बाद अलग कुछ तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स में भी 2 सब ग्रुप्स हैं। 1% पॉपुलेशन इज़ ऑफ तमिल्स मुस्लिम्स एंड 7% इज़ ऑफ क्रिश्चियंस। इस तरह से मैंने आपको ये आंसर बताया कि अगर जैसे आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, गिव एन अकाउंट ऑफ एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, तो एक आप प्रॉपर आंसर जिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, प्रॉपर चेकिंग होगी आपकी जब, तो आपको किस चीज़ पे मार्क्स मिलेंगे, क्या आपको कंटेंट रखना है अपने आंसर का, तो मैंने ये आपको बताया। इस तरह से आप कंटेंट रखिए तो आपकी मार्क्स आपके प्रॉपर आएंगे। और आप चाहे तो अपने कॉपी में भी इन क्वेश्चन आंसर्स को राइट कर सकते हैं। आगे मैंने वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हैं, आप उनको भी अपनी कॉपी में या नोट्स के फॉर्म में जैसे भी आपको राइट करना है आप उनको राइट कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में फ्रॉम 2013 टू 2019 कहीं ना कहीं कवर हुए हैं, तो आप इनको ज़रूर अपनी कॉपी में एंड नोट्स के फॉर्म में जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इनको राइट ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो हमारे टॉपिक की थीम है, या कहना चाहिए हमारे टॉपिक है, हमारे चैप्टर का टाइटल है, हमारे चैप्टर का पावर शेयरिंग, ये क्या है, इसकी एक प्रॉपर जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 1 मार्क की क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग, ये 3 मार्क, वैसे तो ये 3 मार्क में भी आ सकता है। मैंने जो आंसर आगे आपको दिया है वो ऐसा दिया है कि जो आपकी उसकी फर्स्ट 2 लाइन्स हैं डेफिनेशन की, वो आप 1 मार्क के लिए राइट करिएगा। और अगर सपोज़ ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ जाए तो आप उसको कैसे इनलार्ज करेंगे आंसर को, मैंने वो भी। पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है और पावर अलग होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या आपकी जिम्मेदारी है, क्या आपको काम करना है, क्या आपकी लायबिलिटी, अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली में आएगा। पावर मतलब क्या आपके मीन्स जो पावर है, जो आपके अंदर में चीज़ें हैं वो क्या हैं, क्या आपके पावर्स में वो प्लस पॉइंट आते हैं जो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलते हैं। सो पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स हमने देखे 3 होते हैं गवर्नमेंट के, वो होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और जो हमारे लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के वो भी 3 होते हैं। फर्स्ट इज़ यूनियन लेवल, सेकंड इज़ स्टेट लेवल एंड थर्ड इज़ लोकल लेवल। तो इनके बीच में जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो शेयरिंग होती है, वो कहलाती है पावर शेयरिंग। 1 मार्क में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिखेंगे तो आपके लिए इनफ है, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। बट अगर इससे ज़्यादा मार्क्स के लिए आए तो आप इस आंसर को बढ़ा दीजिएगा और आप इसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इट इज़ अ स्ट्रेटजी फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, और रिजॉल्व करना मतलब उनको क्लियर करना। इट इज़ अ स्ट्रेटजी फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स ओवर एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर, इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर हम गवर्नमेंट में एक पॉलिटिकल ऑर्डर चाहते हैं, पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रॉपर बना रहे, कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना आए, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की है अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, वो प्रॉपर फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि गवर्नमेंट जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत हैं इंडिया में, काफ़ी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे हम कुछ जानते हैं
बीजेपी, कांग्रेस, तो आपस में इनके डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो अगर प्रॉपर पावर शेयरिंग होगी गवर्नमेंट की, जो पार्लियामेंट में जो पावर शेयरिंग, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर, कैबिनेट्स में जो पावर शेयरिंग होती है, अगर वो प्रॉपर होगी तो कहीं कोई कहना चाहिए कि डिस्प्यूट्स आने के चांसेस कम रहेंगे। तो पावर शेयरिंग करने से जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। कंट्री में जितना अच्छा पावर शेयरिंग होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी रहेगी। इट इज़ अ पावरफुल अप्रोच टू यूनाइट द डाइवर्सिटीज़ बाय मेकिंग देम पार्टी टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर हम चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनी रहे, पावरफुल कंट्री इंडिया बनी रहे, क्योंकि देखिए जब श्रीलंका, अभी हमने देखा कि श्रीलंका में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो फिर इंडिया तो कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ कितने ज़्यादा तरह के लोग रहते हैं, कितने सारे स्टेट्स हैं और कितनी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अलग अलग स्पीकिंग लोग, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर प्रॉपर शेयरिंग होगा तो गवर्नमेंट की जो चाहती है या जो स्टेबिलिटीज़ पार्टीज़ में रहती है या जो पार्टीज़ का वर्क है वो भी प्रॉपर रहता है। मीन्स पावर शेयरिंग इज़ द बेसिक टूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी डेमोक्रेसी। अभी आगे मैंने आपको कुछ यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए हेल्प करेंगे। देयर आर सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर अपनी कॉपी में राइट करें, अपने रजिस्टर में राइट करें, तो पहले आप ये वेरी शॉर्ट आंसर राइट करिएगा और उसके बाद आप शॉर्ट आंसर राइट करिएगा। जो मैंने आगे बताए हैं वो शॉर्ट आंसर हैं और जो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव बताए ये वेरी शॉर्ट है। तो पहले आप इन्हें राइट करिए, फिर आप शॉर्ट आंसर्स को राइट करिए। ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में, वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर्स। तब तक के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ लॉन्ग आंसर्स के साथ पावर शेयरिंग चैप्टर के ही।